अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी जो इंग्लिश की बुक है फर्स्ट ईयर की, उसका जो न्यू एडिशन है उसकी पोम नंबर 3 को। और हमारी पोम नंबर 3 है ओज़िमंडियास, ये कि पर्सी बायशा शैलेर ने लिखी है। और इस वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि हमारी बुक के अंदर दी गई है। तो हमारी वीडियो में इस पोम्स को पूरा जो है इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर करना है, ठीक है। उसमें हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमें दी गई है उसमें हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं पोम से। आपने पोम के अंदर जो है उन वर्ड को अंडरलाइन करना है। एंड कॉलम बी में आपको जो है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दी गई है। आपने उन जो कि जम्बल्ड अप हैं, इधर आगे पीछे हैं, आपने क्या करना है उनकी अप्रोप्रिएट मीनिंग फाइंड करनी है उन वर्ड्स की। और फिर उनको जो है उनका जो राइट आंसर है वो आपने कॉलम सी के अंदर लिखना है। तो हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ। हमारे पास 3 कॉलम दिए गए हैं वर्ड्स के, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के एंड राइट आंसर के। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है उसको अगर हम देखें, हमारा जो पोम में से लिया गया है वो है फ्रॉन। फ्रॉन हम किसको कहते हैं? अ डिसप्लीजिंग और कंसंट्रेटिंग फेस, एक ऐसा फेस जो कि जिसके जो एक्सप्रेशन हो वो एक डिसप्लीजिंग प्लीजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो हम उस फेस को हम फ्रोन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो है डी है, तो हमने कॉलम सी के अंदर अपने राइट ऑप्शन को लिख दिया। वाइजेज हम किसको कहते हैं? वाइजेज हम कहते हैं अ ह्यूमन और एनिमल फेस, ठीक है। फेस का जो सैनोनिम होगा वो हमने पोइट ने क्या यूज किया है? वाइजेज यूज किया है पोइट्री के अंदर अपने। उसके बाद हमारा वर्ड है स्कल्पचर। स्कल्पचर हम किसको कहते हैं? एन आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर, एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि मूर्तियां बनाता हो उसको हम स्कल्पचर्स कहेंगे, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोक। मोक हम किसको कहते हैं? मेक फन ऑफ, ठीक है। एक किसी चीज का मजाक उड़ाने को हम मोकिंग कहेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हम अपने कॉलम सी के अंदर लिखते जाएंगे और आप उस तरीके से मैच भी कर सकते हैं। पेडिस्टल। पेडिस्टल हम किसको कहते हैं? द बेस ऑफ स्कल्पचर, ठीक है। जो स्कल्पचर की बेस होगी, मीन नीचे वाला जो हिस्सा होगा जिसके ऊपर वो स्कल्पचर बनाया जाएगा, उसको हम पेडिस्टल कहेंगे। कोलोसल हम किसको कहते हैं? ह्यूज को, ठीक है, बहुत बड़ा। तो उसका जो अगर हम देखें ये सिनोनिम के तौर पे यूज हो सकता है कोलोसल के, उसमें हम उसकी मीनिंग होगी ह्यूज। रिमेन हम किसको कहेंगे? द पार्ट लेफ्ट ओवर के, एक बड़ी चीज का जो बचे कुचे पार्ट होते हैं उसको हम रिमेनिंग पार्ट कहते हैं। तो द पार्ट्स लेफ्ट ओवर, जो हिस्से बच जाए उसको हम रिमेन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर हम देखें, हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं एक्सरसाइज के। और इस एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज है वो हमारी पोम से ही रिलेटेड है। ओzymandias इज अ पोम डिपिक्टिंग दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल, ट्रांजिएंट, अट्रैक्टिव एंड alluring। तो हमारी जो लाइफ है वो ट्रांजिएंट है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज द पोइट मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंशियंट लैंड एंड absorbed aboard a neighboring country a desert. The right option is an ancient land. The traveler told the poet that he had days seen the desert. उसने क्या देखा था? स्टेचू देखा था। तो ट्रैवलर ने क्या बताया कि एक स्टेचू उसने देखा है डेजर्ट में। The word on the base of the statue that the king of Ozymandias was a king of proud, a proudy king. The message of the poem of for all the powerful authority and glory is nothing remains. तो ये में हमारी पोम का जो मैसेज दिया गया है वो क्या है कि कुछ भी जो है रहता नहीं है, सब कुछ जो है खत्म हो जाता है। इन द पोम Ozymandias the condition of the statue is very bad। तो हमने राइट ऑप्शन है हमारा बैड। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 है, माय नेम इज Ozymandias किंग ऑफ किंग इज डैश लिटरेरी डिवाइस। तो अगर हम देखें हमारी पोम जो है वो आयरॉनिकली है, तो हम इसको जो है किंग ऑफ किंग इज आयरॉनिकली डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन डजंट मेक यूज ऑफ एलिट्रेशन इन द पोम। हमें कौन सी लाइन है जो कि यूज ऑफ एलिट्रेशन जिसमें नहीं हो रहा? और तो हमारा जो राइट ऑप्शन है, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर हमने ओह सॉरी, एक्सरसाइज 3 के अंदर हमें पैराफ्रेज करना है अपने पोम को, जो कि हमें पोम में बताया गया है उसको हमने अपने वर्ड्स के अंदर करना है। तो एक्सरसाइज जो हम अगर पोम देखें ओzymandias, वो हमारी एक सोनेट है जो कि शैले ने लिखे है, पर्सी बायशा शैले। और उसमें जो है उसमें से उनको Shaile's speaker encountered a traveler from an antique land. The traveler described that the colossal wreckage of a great Paris statue
He not only noticed how the part of the statue stand on the sand, but also depict the surroundings. Collectively, the desert and the worn out statue hint at the central idea of the sonnet. The futility of human action, it also tap on the theme of the impermanence of power, fate, and inevitability of the ruler's fall. ठीक है, अगर हम पूरी पोम को देखें तो उस पोम के अंदर हमें क्या दिखाया गया है कि शैले ने उसके पास एक ट्रैवलर आया और उसने जो है एक एंटीक लैंड के बारे में बताया है, एंशिएंट लैंड के बारे में। और उस पोम के अंदर अगर हम देखें तो शैले ने किसका जिक्र किया है, एक इजिप्शियन किंग का जिक्र किया है जिसका नाम है ओzymandias, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइडी नेचर का था। और वो उसने अपना एक स्टैचू बनाया, स्कल्पचर बनवाया उसने, और उसके नीचे जो है कुछ अपने कोट्स भी लिखवाए थे। तो किंग्स ऑफ किंग अगर हम देखें एक आयरॉनिकली वे में यूज़ किया है और उसकी कंडीशन दिखाई कि किस तरीके से जो इसकी कंडीशन है वो टूटा फूटा वहाँ पर पड़ा है, और उसकी जो सराउंडिंग भी जो है वहाँ पर दिखाई। उस ट्रैवलर ने जो है शैले को बताया, स्पीकर को बताया। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे हम जो हमें पता चला मेन थीम के हमारी जो थीम है वो इम्परमानेंस ऑफ पावर है, कि पावर हमेशा नहीं रहता, ना ही फेयर, और इनएविटेबिलिटी ऑफ द रूलर्स फॉल। ठीक है, और इसमें हमें दिखाया है कि जो सेंट्रल आइडिया है वो भी हमें जो इस पोम सोनेट का वो भी हमें मिला कि ह्यूमन एक्शंस जो होंगे उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा। तो हमारी पूरी पोम जो है वो एक लाइफ को रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारे जो लाइफ स्टेजेस हैं वो हमेशा सेम नहीं रहते, उसमें डाउनफॉल आता रहता है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4। और अगर हम देखें तो जो प्राइडी नेचर है जिसकी, तो उसका जो डाउनफॉल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, जैसे इस पोम के अंदर ओzymandias के साथ हुआ। अगर हिस्ट्री में देखें ओzymandias किंग के साथ जो है उसने अपना शो किया था प्राइडी नेचर, तो उसके साथ किस तरीके का बिहेव हुआ था। एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द ट्रैवलर सीन in what did the traveler see in the desert and whom he told about it? The traveler saw two huge legs. हमारी सोनेट की जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमें बताया गया है सेकंड थर्ड में, मेड ऑफ स्टोन स्टैंडिंग इन द डेजर्ट। उसने क्या देखा, दो ह्यूज लेग्स को देखा था जो कि डेजर्ट के अंदर खड़ी हुई है। देयर वाज अ स्टोनी बॉडी ऑफ द ह्यूमन लाइंग ब्रोकन नियर द लेग्स। ठीक है, वहां पर एक ह्यूमन फेस भी पड़ा है और ह्यूमन बॉडी भी पड़ी है जो कि टूटी हुई है। ठीक है, आधी जमीन में धसी हुई है और आधा जो है जमीन से बाहर है। ठीक है, ही टोल्ड दिस सिचुएशन टू द पोएट। किसको बता रहा है वो सिचुएशन, ये पोएट को बता रहा है। How can you say that the sculpture was a great artist? The sculpture was a skillful artist. He carved the expression of scorn and the cold command on the face of Ozymandias' statue in such a manner that it seemed as if the sculpture mocked at the king's self-obsession and passion. तो अगर हम उस स्कल्पचर को देखें या उनका जो बनाई गई है ओzymandias की मूर्ति को, तो जो आर्टिस्ट था, स्कल्पचर था, उसने बहुत ज़्यादा एक स्किलफुल वे के अंदर उसको जो है डिज़ाइन किया था, क्योंकि उसके जो एक्सप्रेशन ओzymandias के जो इसने उस स्टेचू के अंदर दिए थे वो बहुत ज़्यादा जो उसकी प्राइडी नेचर को, मीन्स उसकी ईच एंड एवरी जो जिस टाइप की उसकी नेचर थी उसको रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इस आर्टिस्ट को जो है हमने एक ग्रेड दी, क्योंकि उसने एक बहुत ही जो है आर्टिस्टिकली वे के अंदर उस ओzymandias किंग को जो है आर्ट किया है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What was written on the pedestal of the statue of Ozymandias? pedestal के ऊपर क्या लिखा था, मीन जो हमारी स्टेचू की जो बेस थी उस पर क्या लिखा है। The following question was written on the pedestal of the statue. My name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ये mighty, ये despair। ठीक है, सो उसमें अगर हम देखें तो बहुत ही प्राइडी वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं। और उसने अपने किंग, जब ये उसने अपना ये स्कल्पचर बनवाया, अपनी मूर्ति बनवाई, तो उसने अपना बताया कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे कामों को देखो। मीन्स जो अब उसने उसकी हुकूमत के दौरान जो भी उसने अपने काम करवाए होंगे छोटे या बड़े, तो वो एक उस पर प्राइड फील कर रहा है। ठीक है, और वही प्राइडी नेचर उसने जो अपने पेडिस्टल के ऊपर स्टेचू पे लिखवाई है। ठीक है, वट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द पोम द हार्ट दैट फेड। अब हमसे मीनिंग पूछी गई है। द हार्ट दैट फेड रेफर्स टू Ozymandias because the sculpture stamped Ozymandias' visage, hand and heart into the statue he created। ठीक है, one interpretation is that the heart fade on seeing his likeness made into a great statue,
A second interpretation is that he fed on his people, meaning he was not a kind or beginner ruler, but instead exploited them. तो इन लाइंस के अंदर अगर हम देखें, इन लाइंस के अंदर जो हमारा जो स्कल्पचर है जिसने ये मूर्ति बनाई थी, उसको अगर हम देखें तो उसने जो ओzymandias का जो स्टेचू बनाया था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्किलफुली वे के अंदर उसको बनाया था, ठीक है, डिज़ाइन किया था कि उसका जो हैंड, उसके जो मुंह था, हार्ट जो था, तो उसका अगर हम देखें तो बिल्कुल जो अगर आप उस ओzymandias का जो स्कल्पचर की पिक्चर अगर आप देखें तो उसके एक्सप्रेशन आपको उसके फेस पे नज़र आएंगे। तो आर्टिस्ट ने बहुत ही आर्टिस्टिकली वे के अंदर जो है उसका जो हार्ट के अंदर था, ठीक है, मीन ओzymandias का जो दिल में था, मीन्स उसकी जो प्राइडी नेचर थी वो उसके फेस के ऊपर शो की है, ठीक है, बहुत आर्टिस्टिकली वे के अंदर, ठीक है। एक तो हमारी ये मीनिंग भी हो सकती है और दूसरा कि किस इंटरप्रिटेशन में भी हो सकती है कि ओzymandias के बारे में बताया कि वो जो जो भी उसके दिल में था, वो कि एक काइंड रूलर नहीं था और उसने जो अपने लोगों के साथ अच्छा नहीं किया था, तो इसी वजह से जो उसके एक्सप्रेशन जो उस के ऊपर दिखाए हैं स्कल्पचर ने, वो बहुत ज़्यादा जो है एक डिसप्लीजिंग या फ्रॉन नेचर के दिखाए गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज आयरॉनिक अबाउट द फेट ऑफ ओzymandias। अगर हमसे इसमें आयरॉनिकली पूछा जाए तो ओzymandias के अबाउट, तो वो क्या है, द कंडीशन ऑफ द स्टेचू, वेट अ सेकंड, द कंडीशन ऑफ द स्टेचू एंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पेडिस्टल आर अनोनिकली, के जो कंडीशन है, जो हमारा जो ट्रैवलर है उसने स्पीकर को जो कंडीशन बताई है कि वो बिल्कुल टूटा पड़ा है और उसका अगर हम देखें हाफ बॉडी जो है ज़मीन पे गिरी हुई है और दूसरी जो हाफ बॉडी जो उसके जो लेग्स हैं वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं, बाकी जो है नीचे उसकी बाकी बॉडी नीचे पड़ी हुई है। और फिर उसके बाद जो इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है पेडिस्टल पे, वो तमाम की तमाम आयरॉनिकली, बिकॉज उसने जैसे कहा किंग्स ऑफ किंग, अगर किंग्स ऑफ किंग है तो उसकी आज जो उसकी हालत वहाँ पर हुई हुई है, उस कंडीशन की जो उसके स्टेचू की हालत है वो आज ऐसे ना होती, ठीक है। तो ये हमारा जो है आयरॉनिकली वे के अंदर यहाँ पर यूज हुआ है। द स्टेचू वॉज कम्प्लीटेड शैटर्ड, only two legs stood on the pedestal and the head was lying in the sand, जो हमने अभी बात की वही यहाँ पर लिखा है। Where is the inscription said, look upon my work, ye mighty, ye Despier and king of king, ठीक है। तो हमारी जो इंस्क्रिप्शन लिखी है अगर हम उसको देखें तो उसमें क्या कह रहा है कि मेरे कामों को देखो, जो भी छोटा या बड़ा मेरा काम है वो तमाम को देखो और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। Such a mighty and powerful king who looked down upon everyone else was destroyed, ठीक है, जो कि दूसरे लोगों को देखता था या दूसरे लोगों को अपने काम दिखाता है, वो आज खुद ही जो है तबाह बर्बाद हुआ हुआ। It conveys that nothing is stable in this world, everything is just subject to change and decay, तो ठीक है। तो इसमें अगर हम एक मैसेज भी देख लें अगर पोम का, तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारी जो वर्ल्ड है वो एक स्टेबल वर्ल्ड नहीं है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर हर चीज़ में जो है एक अगर ज़वाल है, अरूज है तो ज़वाल भी है और ज़वाल है तो अरूज भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोम, हमसे मैसेज इसमें पूछा गया है। तो अगर हम देखें राइटर ने जो है ओzymandias के अबाउट बताया है कि किस तरीके से जो है उसका डाउनफॉल हुआ है और उसकी प्राउडी नेचर को रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे जो पोम का मैसेज है वो भी इसी से रिलेट है। द लेसन ऑफ द शैले पोम इज दैट द पॉलिटिकल पावर डजंट लास्ट एंड द pretensions of the greatness or importance are false, nature will obliterate them to nothing। अगर हम इसको सेकंड उसमें देखें, द मैसेज कन्वेड बाय द पोम ओzymandias इज दैट द टाइम स्पेयर्स नन, ठीक है, टाइम एक जैसा रहता ही नहीं है, एवरीथिंग अंडरगोज डैमेज एंड लॉस विद द ravages of time। Second message is that Ozymandias was drunk with power, wealth and authority, the welfare of his people was never his concern, ठीक है, and that's why his statue lie broken। अगर वो अच्छे काम करता या फिर अपनी राय का ख्याल रखता तो हो सकता था कि आज भी उसको लोग याद रखते, लेकिन उसकी जो कंडीशन है, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ उसको किससे गर्ज थी, पावर से गर्ज थी, अथॉरिटी से गर्ज थी, उसको जो है वेलफेयर से कोई कंसर्न नहीं था, तो इसी वजह से जो इसकी जो आज जो कंडीशन है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है, deserted and half sunk in the sand। Therefore, one should learn to roll over the heart of the people with love and not by the dominating them, ठीक है। तो हमारा जो मैसेज है वो क्या है कि अगर किसी ने रूल करना है तो वो लोगों के दिलों पे हुक्मरानी करना सीखे, ना कि उनके ऊपर डोमिनेट हो, ठीक है। तो अगर हम ऐसे डोमिनेट होंगे या फिर उनके वेलफेयर के लिए नहीं सोचेंगे तो हमारा जो हशर है वो ओzymandias की तरह होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज दिस पोम रिलेट टू योर लाइफ, कि ये पोम किस तरीके से आपकी पोम लाइफ से रिलेट करती है। तो आप जो ये पर्सनल क्वेश्चन है आप इसमें जो अपने आप को बता सकते हैं कि अगर कोई, बिकॉज अगर हम देखें
हम अगर नेगेटिव वे में से चलेंगे या फिर हम इसे एक डोमिनेटिंग पावर रखेंगे अपने ऊपर, तो हमारी जो लाइफ जो है उसका एक तरफ डाउनफॉल जो है डीके की तरफ जानी है, जो भी चीज़ होगी, ठीक है। तो अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस लाइफ के अंदर चलेंगे और हम तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे, तो ही जो है हमारी लाइफ को जो है आगे जो है हमें उस चीज़ों को याद रखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके पर्सनल व्यूज़ आएंगे, तो आप जो है इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। द प्राउड ओzymandias lies forgotten in the desert. Comment. Ozymandias was the cruel ruler. He made his servant monument which show the impression that the Ozymandias was cruel and the mighty king. A clear message is given that the mighty and the majesty doesn't last. ठीक है, जो mighty and majesty हैं वो कभी भी नहीं रहते हैं, ठीक है। It is true that pride had a fall. Similarly, Ozymandias statue is down. जैसे कि हमें पता है कि जो pridey nature है उसका हमेशा downfall होता है। Similarly, Ozymandias का जो statue है वो भी जमीन पर गिरा हुआ है। Ozymandias proudly boasted of his great work and wanted the visitor to have a look at this colossal structure, but they stumbled down everything and ironically nothing remained there except vast expanse of sandy desert. ठीक है, अब वहां पर कुछ भी नहीं रहा। वो अपने विजिटर्स को जो वहां पर आने चाहते हैं उनको दिखाना चाहते हैं उस काम को, लेकिन वहां पर क्या है, उसका जो बड़ी सी जो मूर्ति है वो तमाम की तमाम टूटी हुई वहां पर डेजर्ट में पड़ी हुई है। एक्सरसाइज नंबर क्या है, आपको जो है क्रिटिकल अप्रिसिएशन करनी है इस पोम की। उसमें हमने जिस तरीके से पिछले पोम में किया, हमें पोइटिक डिक्शन के अबाउट बताना है, इसमें हमें लैंग्वेज के अबाउट बताना है, इसमें हमें थीम्स के अबाउट बताना है, और हमें जो मैसेज दिया गया है वो बताना है, ठीक है। तो अगर हम पोइटिक डिक्शन देखें, पोइटिक डिक्शन का मतलब क्या होता है कि वर्ड्स की जो चॉइस होती है उसको हम पोइटिक डिक्शन कहते हैं कि वो राइटर ने किस तरीके के जो है वर्ड को चूज किए। द डिक्शन इन ओzymandias इज लॉफ्टी, slightly unusual and paints vivid picture, ठीक है। तो अगर हम देखें ओzymandias की जो पोम है उसके अंदर जो है वर्ड जो है स्लाइटली अनयूजुअल यूज हुए हैं। मींस अगर हम देखें डायरेक्टली हमें जो रेगुलर वर्ड जो है हमें वो हमें नहीं मिलते हैं इसमें, और एक विविड पिक्चर को रिप्रेजेंट करें। एक छोटी सी सोनेट के थ्रू उसने एक बड़ा मैसेज इसमें दिया है, और उसमें देखें तो अगर हम एल्यूजन भी दिया है कि उसने हिस्ट्री से जो इस चीज़ को अपनी पोम को रिलेट किया है। By lofty, I mean the author often chooses longer word than would be familiar to an educated person. ठीक है? For example, the author uses antique instead of ancient. ठीक है, कि word अगर देखें उसने antique यूज किया है, एंशियंट की जगह वाइजेज यूज किया है इंस्टीड ऑफ फेस। तो अगर हम देखें ये हमारे रेगुलर वर्ड्स नहीं है, हमारी रेगुलर लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है, तो मीन्स थोड़ी सा जो है हार्ड डिक्शन जो इसमें यूज हुआ है। एंड colossal instead of huge, this is formal classroom diction, not the diction of the home or street, ठीक है। Sometimes this slightly off words choice helps the rhythm rhyme the poem. For example, nothing beside remain. If the poem had written nothing else remain, the line would have had the right number of syllables, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम जो है इसकी वो भी जो है थोड़ी सी जो है उसको भी उसमें देखते हुए जो इसके जो वर्ड्स हैं उनका चुनाव उस तरीके से किया गया है। Finally, sometimes the author diction allows him to paint a vivid picture more quickly than with more ordinary words. Two vast and truncal slag of stone is more concise than something saying to the two remaining legs. लेकिन उसने जो राइटर ने अगर हम देखें तो उन्होंने जो है डिफरेंट वर्ड्स को यहाँ पर यूज किया है, the rest of which has fallen down, and it is more vivid too since it emphasizes both the size and audacity of the legs, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि जो बहुत बड़ी जो है वो लेग्स हैं वो वहाँ पत्थर की वहाँ पर खड़ी हैं और बाकी जो है वहाँ पर गिर चुकी हैं, ठीक है। Those passion which yet survive stamped on these lifeless things is more concise and more vivid than saying the subject attitude which are still clearly visible on the face of the statue, ठीक है। थीम के अगर ऊपर जाएं तो हम इसमें हमारी जो थीम है, द थीम ओzymandias is that the all power is temporary, no matter how prideful or tyrannically a ruler is, ठीक है। हर रूल का जो है एक वो टेम्पररी है और उसके जो है लास्ट में एंडिंग है। तो दिस इज द थीम। अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें तो ये स्ट्रक्चर हमें पोम जो है हमारी ये एक सोनेट है जो कि
iambic pentameter में लिखी है. Some suggest the sonnet form has been used to mirror Ozymandias' egotistical love for himself. The sorry. First dash line octave, the statue is described in its different part to show the deterioration over time. हमें जो first 8 lines हैं उसमें जो है statue के बारे में बताया गया है और उसके बाद जो है line 6 जो है उसमें हमें line 6 make reference to the sculpture and the enduring nature of his art work. ठीक है, line 7 6 and 7 में हमें sculpture का reference दिया गया है और उसके जो art की जो है तारीफ की गई है. इवन के जो वो आर्ट जो उसकी जो मूर्ति है और जो उसके जो प्राइडी नेचर जो है उसकी दिखाई गई है कि वो किस तरीके से वो अपनी वर्ल्ड को जो है दिखाना चाहता था लेकिन उसका जो प्राइड वहीं ख़त्म हो गया. लेकिन अगर हम आर्टिस्टिकली वे के अंदर देखें तो जो स्कल्पचर का जो आर्ट था वो आज भी रिमेनिंग है और वहाँ से उस आर्ट के थ्रू जो है हमें उस ओzymandias का जो है पता चल रहा है कि वो किस नेचर का पर्सन था. The final two lines, the poet has described a huge and timeless desert to emphasize the insignificance of human power and pride. जो लास्ट लाइन है उसमें पोइट ने जो है डेजर्ट को यूज़ किया है. तो अगर हम डेजर्ट को देखें तो वो ह्यूमन पावर एंड प्राइड को represent करता है. In sonnet structure is its sonnet structure is irregular and has feature of Petrarchan and Shakespearean sonnet. It is partly a Petrarchan sonnet and it has an octave line followed by a sessus 6 line and there is a turning point volta at line 9. Similarly, a Petrarchan sonnet and on the pedestal these words appear. This reflect how human structure can be destroyed and or decay. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो दो टाइप के जो है सोनेट स्ट्रक्चर यूज हुआ है, पेट्रिकन और शेक्सपियर. उसमें हमें जो लाइंस जो हैं उसकी डिवीजन दिखाई गई कि किस तरीके से अगर जो एक फेव लाइन है और उसमें जो है वो सेसेस लाइन के साथ भी जो है मूव करिए. उसके साथ साथ हमारे पास लाइन नंबर 9 है वो हमारा जो टर्निंग पॉइंट है जो कि वोल्टा को रिप्रेजेंट करना है और जो कि पेट्रिकन सोनेट से रिजेंबल करता है. लैंग्वेज अगर हम इसमें देखें तो लैंग्वेज को अगर हम इसको हम कवर करते हैं. लैंग्वेज अगर हम देखें इसमें पर्सिबा शेले ने यूज़ की है वो उसमें अगर हम देखें फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज़ है, सिंबलिज्म भी यूज़ हुआ है उसमें और उसके साथ साथ उसने ओरिजिन भी यूज़ किया. मीन्स उसने हिस्ट्री से भी जो इसको रिलेट किया है. मोस्ट ऑफ द वर्ड इन द पोम आर यूज विद द लिटरल मीनिंग. द पोइट स्टिल मैनेज टू प्ले विद द लैंग्वेज थ्रू illusions. Okay, notice that the speaker doesn't identify the ancient land. The poem only become clear when the name of Ozymandias is introduced in line 10. ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें जो स्पीकर ने जो है डायरेक्टली जो है आइडेंटिफाई नहीं किया एंशिएंट लैंड को लेकिन जब हमने ओzymandias के बारे में पढ़ा लाइन 10 के बारे में तो हमारा जो मैसेज जो है वो क्लियर हो रहा है. ठीक है, इसी तरीके से जो है उसमें फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुए हैं पोइट्री के अंदर. Another way by which the poet plays with the language through the use of metaphor, which we will discuss in the subsequent chapter. For now, take note on the way the statue is carved visage, and the stone which from which the statue was carved are named lifeless thing. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो उसने क्या यूज किया है, मेटाफर यूज किया है अपनी पोम को डिक्शन के अंदर. उसके बाद हमारा मैसेज है. मैसेज अगर हम देखें हम ऊपर कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो आप वहां से जो है इस मैसेज को दोबारा देख सकते हैं. एक्सरसाइज नंबर 6 है एवरी राइज हैज अ फॉल वर्क इन पेयर एंड डिस्कस इन द लाइट ऑफ द पोम. हमने जो हमारा एवरी राइज हैज अ फॉल इसको हमने कनेक्ट करना है हमारी पोम से और एक हमने उसको लिखना है. ठीक है, Ozymandias carries an extended metaphor throughout the entire poem. All around the traveler is desert. Nothing is green or growing. The land is barren. ठीक है, अगर हम देखें जो ट्रैवलर जहाँ से है वो कैसे बता रहा है जो लैंड है वो कैसी है, डिजर्टेड है, वहाँ पर कोई ग्रोइंग नहीं है ना वहाँ पर कोई लैंड नहीं है, जो लैंड भी जो है वो बन जाता है. द स्टेचू हैव स्टिल बूस्ट ऑफ द अकम्पलिशमेंट दिस सिविलाइजेशन हैड इन द पास्ट. लेकिन स्टेचू जो है कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि पिछले जो है अगर वहाँ पर जो चीज़ें मौजूद होंगी उस चीज़ को स्टेचू वो दिखा रहा है. द डेजर्ट रिप्रेजेंट द फॉल ऑफ ऑल एम्पायर. डेजर्ट किसको शो कर रहा है, फॉल ऑफ एम्पायर को शो कर रहा है. नथिंग पावरफुल एंड रिच कैन एवर स्टे देन स्ट्रॉन्ग फॉर एवर. दिस मेटाफर इज मेड इवन मोर कमांडिंग इन द पोम बाय शेले यूज ऑफ एक्चुअल रूलर. ठीक है, तो इस मेटाफर को उन्होंने
यूज़ किया, एक मोर रियलिस्टिक वे दिया कि इसकी वजह से कि उन्होंने जो एक्चुअल रूलर को यूज़ किया उसमें जो हमारा ओzymandias जो था उसको लिया उन्होंने। He utilized an allusion to a powerful ruler in ancient Egypt to show that the even someone also powerful will eventually fall. तो उन्होंने कौन सा रूलर लिया था? इजिप्शियन रूलर लिया था। उसका उन्होंने फॉल उसमें अपनी पोम के अंदर दिखाया है। एक्सरसाइज नंबर हमारी 7 जो है हमने उसमें जो लाइंस दी गई हैं उसके हमने एक्सप्लेन करना है उन लाइंस को। तो आप इस लाइंस के लिए जो है हमारी देखें, जो हमारी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है इस पोम की उसको विजिट करें। थैंक यू।